नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं मॉर्गन हाउसल की कमाल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। हम इसके सबसे जरूरी आइडियाज को एक एक करके स्लाइड्स में समझेंगे। पता है, ये किताब एक बहुत ही दिलचस्प बात कहती है कि अमीर बनना असल में दिमागी खेल है, ना कि सिर्फ ज्ञान का। तो चलिए मॉर्गन हाउसल के इसी एक जबरदस्त आइडिया से शुरू करते हैं। वो कहते हैं, लोग पैसे के साथ कुछ अजीब चीजें करते हैं, लेकिन कोई भी पागल नहीं है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यही वो चाबी है जो पैसे के साथ हमारे रिश्ते को बेहतर बना सकती है। अक्सर हम सबको यही लगता है कि फाइनेंस मतलब स्प्रेडशीट्स, फॉर्मूले, मुश्किल मुश्किल बातें। लेकिन ये किताब इस सोच को पूरी तरह से पलट देती है। ये कहती है कि फाइनेंशियल सक्सेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि ये एक सॉफ्ट स्किल है। मतलब क्या जानते हैं, उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि कोई कैसा बिहेव करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर लोग पैसे से जुड़े ऐसे फैसले क्यों लेते हैं जो दूसरों की नज़र में एकदम बेतुके लगते हैं। इसका जवाब असल में हमारे अपने तजुर्बों में, हमारी अपनी कहानियों में छिपा है। देखिए, बात सीधी सी है। पैसे के साथ जो हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो असल में दुनिया में जो कुछ भी हुआ है उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। लेकिन मजे की बात यह है कि यही छोटे छोटे एक्सपीरियंस तय करते हैं कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। मतलब हम सब अपने उस पल में मौजूद जानकारी के हिसाब से ही तो फैसले लेते हैं और उन्हें सही ठहराते हैं। सच तो यह है कि इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम में हम सब नए हैं, बस अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। इसीलिए जो फैसला किसी एक के लिए बिल्कुल लॉजिकल है, वही दूसरे के लिए पागलपन हो सकता है। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं उन दो ताकतों की जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जो सफलता और असफलता में बहुत बड़ा रोल निभाती हैं, और वो हैं लक और रिस्क। इससे समझने के लिए बिल गेट्स और उनके दोस्त केंट इवांस की कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सोचिए, बिल गेट्स उस जमाने में यानी 1968 में दुनिया के उन गिने चुने हाई स्कूल्स में से एक में थे जहां कंप्यूटर था। ये 10 लाख में एक मौके जैसी बात थी, और यही चीज माइक्रोसॉफ्ट की सफलता के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुई। दूसरी तरफ उनके दोस्त केंट इवांस, जो उतने ही ब्रिलियंट थे, और उनके पार्टनर भी, उनके साथ भी बड़ी सफलता लिखी थी। लेकिन ग्रेजुएशन से पहले ही एक पहाड़ चढ़ने के दौरान एक हादसे में उनकी जान चली गई। ये भी 10 लाख में एक जैसी दुखद घटना थी। तो ये दिखाता है कि नतीजे कभी भी 100% सिर्फ हमारी मेहनत या समझदारी पर निर्भर नहीं करते। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेहनत की कोई कीमत नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन जब हम दूसरों की या अपनी ही सफलता या असफलता को देखें, तो हमें किस्मत और जोखिम की इस ताकत को भी याद रखना चाहिए। इससे होता यह है कि जब चीजें अच्छी हों तो हम थोड़े विनम्र रहते हैं, और जब चीजें गलत हो जाएं तो हम खुद को और दूसरों को माफ करना सीखते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं फाइनेंस के मैदान की एक सबसे खतरनाक लड़ाई की। ये लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से होती है, और ये है इनफ यानी बस इतना काफी है वाली सोच तक पहुंचने की लड़ाई। एक ऐसा लक्ष्य जो हमेशा आगे खिसकता रहता है। रजत गुप्ता की कहानी एक जबरदस्त केस स्टडी है इसकी। सोचिए, एक अनाथ बच्चा जो अपनी मेहनत से मैकिन्सी का सीईओ बनता है, $100 मिलियन की नेटवर्थ। लेकिन उनके लिए ये काफी नहीं था। उनका अगला लक्ष्य था 1 अरबपति बनना, और बस इसी कभी ना खत्म होने वाली चाहत ने उन्हें इनसाइडर ट्रेडिंग की तरफ धकेल दिया। नतीजा, जेल और पूरी तरह बर्बादी। ये एक पावरफुल कहानी है जो बताती है कि और चाहिए का जहर कैसे बड़ी से बड़ी कामयाबी को भी मिट्टी में मिला सकता है। अब इस स्लाइड पर जो किस्सा है ना, वो इनफ की असली ताकत को दिखाता है। एक बार एक अरबपति ने मशहूर लेखक जोसेफ हेलर से पूछा कि उन्हें कैसा लगता है ये जानकर कि उस मैनेजर ने एक दिन में इतना कमा लिया जितना हेलर की पूरी किताब कैच 22 ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमाया। हेलर का जवाब कमाल का था। उन्होंने कहा, मेरे पास एक ऐसी चीज है जो आपके पास कभी नहीं होगी, इनफ, यानी मेरे पास काफी है। तो असल में ये जो कभी भी काफी नहीं वाली सोच है ना, इसका इंजन है सोशल कंपैरिजन। हम हमेशा दूसरों को देखते रहते हैं, और दूसरों के पास क्या है इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। ये एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं। इस दौड़ से बाहर निकलना वेल्थ और असल में खुशी बनाने की सबसे जरूरी स्किल्स में से एक है। तो ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर ले आता है। अगर लक्ष्य सिर्फ और ज्यादा पाना नहीं है, तो फिर दौलत का, वेल्थ का असली मकसद क्या है? ये किताब अमीर होने और वेल्दी होने में एक बहुत ही जरूरी फर्क बताती है। अमीर होना मतलब आपकी आज की इनकम बहुत ज्यादा है, और जो लोग अमीर होते हैं ना, वो अक्सर इसे दिखाने के लिए पैसा खर्च करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वेल्दी होना मतलब आपके पास ऐसी संपत्ति और बचत है जिसे आपने खर्च नहीं किया है।
वेल्थ यानी दौलत छिपी होती है। ये वो इनकम है जिसे खर्च नहीं किया गया, जो आपको भविष्य के लिए विकल्प और आज़ादी देती है। ये एक पूरा माइंडसेट शिफ्ट है। इसका मतलब असली दौलत वो महंगी कारें नहीं हैं जो खरीदी गईं, बल्कि वो हैं जो नहीं खरीदी गईं। वो हीरे हैं जो नहीं खरीदे गए। वेल्थ वो फाइनेंशियल एसेट्स हैं जिन्हें अभी तक दिखने वाली चीज़ों में बदला नहीं गया है। ये वो चीज़ है जो आपको आज़ादी देती है, ना कि वो जो आपका गराज भरती है। और इस आज़ादी को बनाने में सबसे बड़ा हाथ होता है कंपाउंडिंग का। ज़रा वॉरेन बफेट का उदाहरण देखिए। उनकी $84 बिलियन की नेटवर्थ में से 81.5 बिलियन डॉलर उनके 65वें जन्मदिन के बाद बने हैं। यही है कंपाउंडिंग की अविश्वसनीय ताकत। जब आप लंबे समय तक टिके रहते हैं तो नतीजे हैरान करने वाले हो सकते हैं। तो असल बात यह है कि दौलत का सबसे ऊंचा रूप क्या है। वो ये है कि आप हर सुबह उठकर ये कह सकें, आज मैं वो कर सकता हूं जो मैं करना चाहता हूं। मतलब अपने समय पर पूरा कंट्रोल। और रिसर्च भी यही बताती है कि यही कंट्रोल, यही आज़ादी किसी की खुशी का सबसे बड़ा इंडिकेटर है। आपकी इनकम कितनी है, नौकरी कितनी बड़ी है या घर कितना बड़ा है, इन सब से कहीं ज़्यादा। तो साफ है, दौलत बनाने का असली मकसद है अपनी आज़ादी को, अपनी ऑटोनॉमी को वापस पाना। चलिए तो अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इन सबको मिलाकर हम अपनी पैसे की कहानी को कैसे समझ सकते हैं और कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत से जो ज़रूरी बातें निकल कर आती हैं वो ये हैं। पहली, जब चीज़ें अच्छी चल रही हों तो विनम्र रहें और जब गलत हो जाएं तो खुद को माफ़ करें। दूसरी, सफलता की एक कीमत होती है, उसे पहचानें और चुकाने को तैयार रहें। लेकिन जो आपके पास है उसे उस चीज़ के लिए दांव पर कभी मत लगाइए जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। तीसरी, दौलत सिर्फ ज़्यादा कमाकर नहीं बल्कि बचाकर बनती है। और सबसे बड़ी बात, पैसे का सबसे बड़ा फ़ायदा है वो आज़ादी जो वो देता है। अपना खेल खुद तय करें और जानें कि आपके लिए इनफ यानी काफ़ी कितना है। ये सारे सबक असल में एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं कि पैसे को मैनेज करना असल में खुद को मैनेज करना। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछना बनता है कि आप खुद को पैसे के बारे में कौन सी कहानी सुना रहे हैं और क्या वो कहानी आपके काम आ रही है। सबसे ज़रूरी बात यही है कि क्योंकि पैसा मनोविज्ञान है, गणित नहीं, तो हम सब अपनी फाइनेंशियल कहानी के लेखक हैं और हमारे पास उस कहानी